अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। किसी बच्चे को प्रोवियन की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। किसी बच्चे को प्रोवियन की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वालेकुम अस्सलाम। चलो फिर, चलो बेहतरीन है। यार हमने ये सवाल शुरू किया था कल, हमने ये सवाल शुरू किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर E12, ठीक है। आज हमने क्वेश्चन नंबर E12 करना है। कितने बच्चों से ये अटेम्प्ट हुआ है? नहीं हुआ होगा, तो इसको हम अब आज सॉल्व करते हैं। चलो बेहतरीन होगा, जिनको समझ आ गया ठीक है। अब इसको हम आज सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। कोई बात नहीं हैदर, आज इंशाल्लाह ये सारी अच्छी समझ आ जाएगी। जिन्होंने अटेम्प्ट किया ना उनको बहुत अच्छी समझ आने वाली है। थोड़ा सा भी किया जिसने, खैर जिसने नहीं किया वो अब बहुत गौर से सुनेगा। उसने इस क्वेश्चन को बहुत गौर से देखना है। कल मैंने डिस्कशन कर ली थी इस क्वेश्चन के ऊपर, मैंने आपको पढ़ने को भी कह दिया था, ये भी बता दिया था यार ये बॉट डाउन होते हैं और हमने 3 अकाउंट्स बनाने थे। 3 अकाउंट्स हमने यहाँ पर बनाने थे। यहाँ पर मैं बताता हूँ, हमने 3 अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रेड डेटर्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और नंबर सी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंट्स बना लेंगे। यहाँ पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। E12 है हमारा, E12 बैक बुक। सबसे पहले हम अकाउंट्स बना लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स का,
बैड डेट्स का, बैड डेट्स एक्सपेंस का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। सही हो गया, तीनों अकाउंट्स बना लिए। ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है कि बैलेंस बॉट डाउन ट्रेड रिसीवेबल का इधर आता है और बैलेंस कैरी डाउन इधर आता है, और बैड डेट्स एक्सपेंस और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस बॉट डाउन क्रेडिट साइड पे आता है और इसका बैलेंस कैरेट डाउन डेबिट साइड पे आता है। इतना तो मुझे पता है। अब मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर किस तरह से है। क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डेटर्स का क्या बैलेंस आ रहा है, 210120। तो यहाँ पर मैं बॉट डाउन में लिख लूँ 210120, 210120। 210120 आ गया जी बैलेंस। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बॉट डाउन कितना आया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बॉट डाउन कितना आया, 15330। ये देखो यहाँ से 15330, तो इसका मैंने बॉट डाउन उठाया और यहाँ लिख लिया क्रेडिट साइड पे 15330। कोई कंफ्यूजन? जैसे ही कंफ्यूजन आएगी ना मुझे बता दें। इसके बाद जी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था उसका ब्रेकअप आपको कहाँ दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ब्रेकअप आपको ये दिया हुआ है, ये 15330 कैसे आया उसका ब्रेकअप ये है, यानी कि ये स्पेसिफिक और फिर ये नीचे जनरल। अच्छा, ये प्रोविजन अमाउंट है। असल में हुआ क्या है, कुछ स्पेसिफिक ये डेटर्स थे, कुछ रिसीवेबल्स की अमाउंट थी। इन रिसीवेबल्स के ऊपर परसेंटेज ऑफ प्रोविजन अप्लाई की और आपके पास प्रोविजन की अमाउंट आ गई। जब भी ऐसे होगा, एक मेरी टिप याद रख लेना, जब भी आपको ओपनिंग का ब्रेकअप दिया हो स्पेसिफिक डेटर्स का, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ब्रेकअप दिया हो, यानी कि आपको जनरल और स्पेसिफिक में अलग अलग बताया हो, तो आपने एक वर्किंग बनानी होती है जिसको कहते हैं मूवमेंट इन स्पेसिफिक डेटर्स। उस वर्किंग का नाम है, मैं यहाँ पर बना के दिखाऊंगा आपको, वर्किंग 1 आपने बनानी है, हमेशा वर्किंग बना लेनी है, उसका नाम है मूवमेंट इन स्पेसिफिक डेटर्स। क्या वर्किंग बनानी है? मूवमेंट इन स्पेसिफिक डेटर्स। कैसे बनानी है मैं बताता हूँ। स्पेसिफिक डेटर्स कौन कौन से है जी? अहमद, बहरोज, गिल और तनवीर। अहमद, बहरोज, गिल और तनवीर। यहां पर आपने लिखने इनका ओपनिंग बैलेंस, इंक्रीज, डिक्रीज, क्लोजिंग बैलेंस। यानी कि ओपनिंग बैलेंस में अगर इंक्रीज को ऐड किया जाए और डिक्रीज को माइनस किया जाए, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं यार, इंक्रीज को INC लिख लूँ सिर्फ, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, प्लस इंक्रीज इन बैलेंस, और डिक्रीज को DEC लिख लूँ, कोई मसला तो नहीं है। माइनस करेंगे जी डिक्रीज इन बैलेंस, तो आपके पास आ जाएगा इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको ऐसे कर लूँ ना।
क्यों किया अभी मैं बताता हूँ। मूवमेंट बनाते हैं ना, मूवमेंट इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अहमद का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला याद रख लेना। देखो यहाँ पर कोई रिसीवेबल की अमाउंट होगी अहमद की, जिसको आपने मल्टीप्लाई बाय 40% किया, तो आपके पास अहमद की अमाउंट आ गई 750। यही मतलब है, रिसीवेबल की अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 40% किया तो आपके पास क्या अमाउंट आ गई 750। तो अब आप क्या करते हैं, जिस तरह आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 0.4 इक्वल टू क्या है जी 750। ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही। यानी कि 750 आपके पास है, कैसे आया, ये रिसीवेबल की अमाउंट थी, इसको मल्टीप्लाई किया प्रोविजन से, तो आपके पास प्रोविजन की अमाउंट आ गई। तो अगर मैंने अहमद ट्रेडर का रिसीवेबल कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, इसी तरह नहीं करूंगा, x मल्टीप्लाई बाय 0.4 इक्वल टू 750। क्या ख्याल है, ऐसे ही करूंगा ना। तो मेरे पास क्या आंसर आता है, x का आंसर क्या आता है, यानी कि रिसीवेबल्स क्या आएंगे 750 डिवाइडेड बाय 0.4। देखो मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मैथ्स क्यूएम पास है ना सबका। इसी तरह बहरोज ट्रेडर का कैसे आएगा, 1080 डिवाइडेड बाय 0.8। ठीक है, यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ। ओपनिंग रिसीवेबल्स आपने ओपनिंग बैलेंस आपने अहमद का कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि हमारे पास था 750 डिवाइड बाय 0.4, 750 डिवाइडेड बाय 0.4, तो क्या आ गया 1875 आ गया। बहरोज का कितना बैलेंस है, बहरोज का कितना बैलेंस है 1080 डिवाइडेड बाय 0.8। इसी तरह बाकियों का भी कैलकुलेट करें, 1080 डिवाइडेड बाय 0.8, ये आ गया आपके पास 1350। ये आपने अहमद का निकाल लिया। अच्छा, क्योंकि देखो आप मूवमेंट जो बना रहे हो ना, स्पेसिफिक डेटर्स की मूवमेंट बना रहे हो, डेटर्स कह लो या मूवमेंट, चलो रिसीवेबल ही वर्ड यूज कर रहे हैं ना, डेटर्स या रिसीवेबल। तो यहाँ पर इसीलिए सिर्फ डेटर्स का बैलेंस लिखना है, फिर ओपनिंग बैलेंस में प्रोविजन नहीं लिखनी। ओपनिंग बैलेंस में फिर किसका बैलेंस लिखना पड़ेगा, आपको रिसीवेबल का बैलेंस शो कराना पड़ेगा। कितना शो करा, कौन सा, रिसीवेबल का बैलेंस शो कराना पड़ेगा। रिसीवेबल का बैलेंस हमें गिवन नहीं था, तो इसलिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। अहमद का कैलकुलेट किया, बहरोज का कैलकुलेट कर लिया। गेल का कितना आता है जी, गेल का आएगा 645 है डिवाइडेड बाय 1, 645 डिवाइडेड बाय 1, 645, 100 है ना, तो 101 हो गया ना। तो ये आंसर आया जी 645 ही आ गया गेल का आंसर। और तनवीर, तनवीर का क्या आंसर आता है, तनवीर का कितना डेट निकलता है, तनवीर का है जी 525, और इसका 70% है। 525 और ये 70% है, तो 525 डिवाइडेड बाय 0.7, 525 डिवाइड बाय 0.7, 70% ना। ठीक है, देखो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखो ये पूछ लो मुझसे यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को। चलो, क्यों निकाला, क्योंकि हम बना रहे हैं मूवमेंट इन स्पेसिफिक डेटर्स। मैंने पहले ही बात बता दी थी कल के स्पेसिफिक डेटर एक अलग चीज है और प्रोविजन एक अलग चीज है। कल हमने डिस्कशन की है ना, डेटर एक अलग चीज होती है और इस डेटर पे, और प्रोविजन एक अलग चीज है। कल हमने डिस्कस भी किया भाई, डेटर तो ये थे, डेटर पे प्रोविजन की परसेंटेज परसेंटेज लगाई जाती है तो प्रोविजन आती है।
अभी हमने डेटर्स को चेक करना है, स्पेसिफिक डेटर्स की मूवमेंट क्या आती है। तो ये आपने वर्किंग जो बनाई, तो यहाँ से हम ये फिर अहमद का बैलेंस लिख लेंगे, सारे बैलेंसेस ऐसे ही आएंगे ना, ऐसे बैलेंसेस लिख लेंगे। आप लोग डायरेक्टली कर लेना, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए इधर बनवाई है, आप लोग तो डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंसेस कैलकुलेट कर लोगे। इतना तो आप, मुझे उम्मीद है आप पे कि आपको इतना कुछ आता है। उसके बाद अभी सिर्फ इतना ही करना है, इससे इतना ही काम होगा और आगे चल पड़ना है। आगे बाद में इंफॉर्मेशन आती जाएगी क्वेश्चन में, तो देखते जाएंगे आगे। जनरल को कुछ नहीं करना, जनरल को छोड़ देना है। जनरल को कुछ नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि जो आप वर्किंग बना रहे हो वो बना रहे हो स्पेसिफिक रिसीवेबल्स की। वो जो आप वर्किंग बना रहे हो वो तो आप स्पेसिफिक डेटर्स की बना रहे हो ना, तो इसलिए यहाँ पे जनरल थोड़ी आएंगे, सारे स्पेसिफिक ही आएंगे। अच्छा जी, आगे जी अपना सवाल शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर नो फर्दर सेल्स वर मेड टू द फॉलोइंग कस्टमर्स। आपने अहमद ट्रेडर को, बहरोज को, गिल को और तनवीर को फर्दर सेल नहीं की। अहमद, बहरोज, गिल और तनवीर को आपने फर्दर सेल नहीं की। इसका ये मतलब हुआ कि इनका बैलेंस में कोई इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज इनके बैलेंस में जीरो होगा। आ गई समझ? यानी कि इनका बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज नहीं होगा। देखिए डिक्रीज होता है कि नहीं होता। इस जुमले की समझ आ गई? जब आपने फर्दर सेल नहीं की इन चारों पार्टीज को, इन चारों स्पेसिफिक वाली पार्टीज को, इसका मतलब है इनका बैलेंस इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज वाले कॉलम ये देखो जीरो होगा। सर इंक्रीज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज भी होगा फिर। हाँ, अब देखते हैं डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, वो आगे जाके देखते हैं। आगे जाके देखते हैं इन्होंने कुछ पैसे पे किए कि नहीं किए। बात समझ रहे हो? वो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ उसने। मगर आगे उसने हमें वो बात बताने से पहले उसने हमें ये बता दिया, कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स अमाउंटिंग टू ₹1,253,180। शिमला मिर्च वगैरह ना करे। प्रेशर वाला काम नहीं करना। खुदा दिखने का यार कोशिश किया करो, किसी ऐसी जगह बैठा करो जहां पर, देखो अपना नुकसान कर लोगे यार, अपना नुकसान कर लोगे। सर ये जो परसेंटेजेस है 0.4 0.7, ये हमने इनको डिवाइड क्यों किया है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये देखो, अगर प्रोविजन की अमाउंट दी हो, अगर प्रोविजन की अमाउंट दी हो और आपने रिसीवेबल पे जाना हो, तो आप क्या करोगे? प्रोविजन कैसे निकलती है? रिसीवेबल को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से, तो आपके पास क्या आ गई? प्रोविजन आ गई। अब अगर आपने प्रोविजन से बैक रिसीवेबल्स पे जाना है, तो ये क्या इक्वेशन बनी? जैसे एक्स रिसीवेबल को मैंने एक्स से पोस्ट किया ना इधर, एक्स मल्टीप्लाई बाय 0.4 इज इक्वल टू 750, प्रोविजन की अमाउंट आ गई। तो अगर मैंने एक्स निकालना है यानी कि रिसीवेबल निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 750 डिवाइडेड बाय 0.4। इसी तरह अगर बहरोज एसोसिएट का मैंने रिसीवेबल निकालना है और मुझे उसकी प्रोविजन गिवन है, तो मैं क्या करूंगा? 1080 को डिवाइडेड बाय 0.8 नहीं करूंगा? सर जी, जी हेलो बताइए, जी सर बताइए। जी, इधर है सर ड्यूरिंग द ईयर नो फर्दर सेल्स, तो फिर हमें ये निकालने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि सेल्स आगे है ही नहीं है, ये हमें यार प्रोविजन दी हुई। सबर 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 सबर, अगर मैं करवा रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि उसका फायदा ना, और मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे बताओ एक बात। नहीं सर, फायदा तो है लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि जरूरत तो इस क्वेश्चन में नहीं होगी ना क्योंकि आगे सेल्स है ही नहीं। यार आपने ना फॉर्मेट याद रखना और आपने ये बना लेना है बस फॉर्मेट, ठीक है? ठीक ठीक है फायदा हो या ना हो वो आपको भी पता नहीं चलना है ना। आपने भी देखो, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, अभी पेपर में भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने कह दिया है कि जब भी ऐसे प्रोविजन की डिटेल दी हो ना ओपनिंग की, तो आपने मूवमेंट इन वो बना लेना है, ठीक ठीक है है? अभी ओके आपको सर, पता चल जाएगा। ओके सर, ठीक हो गया? वो ओके। तो इस क्वेश्चन में कह दिया कि फर्दर सेल नहीं है। अगर फर्दर सेल कहते हैं फिर क्या करेंगे? फिर तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। नहीं सर, फिर तो करना पड़े। हाँ, और यहाँ पर बच्चों ने कंफ्यूज होना है कि यार ये इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब आपको कैसे समझ आई है इस बात की?
आपको इसलिए समझ आई क्योंकि आपने मूवमेंट इन स्पेसिफिक रिसीवेबल बना रहे हो, तभी आपको पॉइंट नंबर 3 की समझ आई है। अगर ना ही बनाई होती तो आपको इसकी समझ भी नहीं लगनी थी। जी बहरहाल सर, बिल्कुल आगे चलते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों क्यों मैंने बनवाई है। ठीक है सर। अच्छा, अब ये भाई, अब रिसीवर की अमाउंट जैसे मैंने निकाली है उसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसकी रिसीवेबल गिल ब्रदर का 645 ही रिसीवेबल होगा, उस पर 100% प्रोविजन चार्ज करके 645 आंसर लिखा। प्रोविजन यस सर। इसमें मसला नहीं है रिसीवेबल्स में किसी को। चलो, अब अगली बात उसने कर दी कलेक्शन की। अभी इसको थोड़ी देर के लिए इधर ही छोड़ देंगे और आ जाएंगे कलेक्शन के ऊपर। वर्किंग नंबर 2 बना लेंगे, वर्किंग नंबर 2 बनाएंगे। ये बहुत ध्यान से समझनी, ये शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स की वर्किंग बहुत ध्यान से समझनी है, अलर्ट होके। इसमें स्टेप नंबर 1 क्या करना है, पास कलेक्शन एंट्री, या मतलब रिकॉर्ड कलेक्शन कर लो, इसको ये भी कह सकते हो जी, रिकॉर्ड कलेक्शन। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मगर आपको याद होने चाहिए ये स्टेप्स हैं और आपने वर्किंग परफॉर्म करनी है। यानी कि इसका ये मतलब है कि इधर डेबिट और क्रेडिट लिख लेते हैं। कलेक्शन की एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट, रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स क्रेडिट। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर कितनी आई है, पूरी कर देनी है, अभी सेपरेट नहीं करना। पूरी कलेक्शन की एंट्री कर दो, पूरी कलेक्शन की एंट्री 1253180, पूरी कलेक्शन की एंट्री कर दो। मुझे पता गलतियां हैं, मुझे पता नहीं करनी चाहिए, मगर कर देनी है, आसान काम यही है। और सबसे कम इसको करने के, इसकी करने की डिफरेंट अप्रोचेस हैं। सबसे ज्यादा सेफ अप्रोच, सबसे ज्यादा गलती के चांसेस जिस चीज में कम है ना, वो बता रहा हूँ टेक्निक। कोशिश करनी है यही फॉलो करनी है, तजर्बे से बता रहा हूँ, इसमें सबसे कम गलतियां करने के चांसेस हैं। 1253180, 1253180 यहाँ पे लिख दिया, बैंक में गया 1253180 डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट क्या हो रहा है जी 1253180, और रिसीवेबल्स में जाके पोस्ट भी कर दी क्रेडिट पे 1253180, और यहाँ पर लिख दिया बैंक। देखें जी, समझ आई है, यानी कि रिकॉर्ड कर दिया आपने कलेक्शन 1253180, 1253180 आपने कलेक्शन रिकॉर्ड कर दी। कोई कंफ्यूजन, कोई गलत है, मुझे पता है गलती है अंदर, मगर सिंपल तरीका ये है कि इसको रिकॉर्ड कर दो। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं जी। उसके बाद क्या कहता है कि इस कलेक्शन के अंदर क्या था, इस कलेक्शन को जो कहता है, जो आपने रिकॉर्ड किया ना, उसके अंदर जो 1225 की अमाउंट जो थी, वो थी बैड डेट्स रिकवर्ड की अमाउंट। यही बता रहे हैं, वो थी बैड डेट्स रिकवर्ड की अमाउंट। कैसे पता चला, अ रिकवरी ऑफ 1225 अगेंस्ट ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ इन प्रीवियस ईयर्स। क्योंकि मुझे जी याद है, आपको तो ये शो ही नहीं हो रहा होना। सर, बुक्स हैं। ये देखिए बुक्स हैं, अच्छा जी, आपको स्क्रीन शो हो रही है ना, अब ये स्क्रीन पे भी शो हो गया आपको, चले यस। ठीक हो गया। A recovery of ₹1225 against trade debts written off in previous years, इसको क्या कहेंगे जी, बैड डेट्स रिकवर्ड। वर्ड। अब क्या करना था, ये जो आपके पास बैड डेट्स रिकवर्ड थे, आपने क्या किया, इसको इंक्लूड कर दिए रिसीवेबल्स में। 1225 जो था, आपने क्या किया, 1225 should be credited in सर bad debts
आपने कहा था कि बैड डेब्ट्स को बैंक में डेबिट करेंगे जब रिकवर होंगे। हाँ पता है मुझे। बुक में उन्होंने रिसीवेबल्स में डेबिट किया हुआ। कहाँ किया हुआ है? मैंने कल उसकी एंट्री जब कर रहा था उन्होंने रिसीवेबल्स में डेबिट किया हुआ था इसी सवाल में। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस करना सीख रहे हैं ना? क्वेश्चन करना सीख रहे हैं ना? यहाँ से अब गौर से देखना है। बात समझ रहे हो? अच्छा, जो अभी मैं बता रहा हूँ बात वो समझ आ रही है? सर ठीक है, ये गौर से सुनो। ये 1,225 जो था शुड बी क्रेडिटेड इन बैड डेट्स, मगर हमने क्या किया है, बट वी हैव क्रेडिटेड इन रिसीवेबल्स। कैसे? हमने इसको रिसीवेबल्स में क्रेडिट कैसे किया है? देखो, कलेक्शन जो थी ना 1,253,180 हमने सारी कहाँ पर क्रेडिट कर दी है? रिसीवेबल्स में। इसमें से 1,225 की अमाउंट ऐसी थी जो कि बैड डेट्स रिकवर्ड की थी। बैड डेट्स रिकवर्ड की क्या एंट्री होती है? बैंक डेबिट, बैंक का अकाउंट तो नहीं बन रहा ना, उससे हमारा वास्ता नहीं है। बैड डेट्स क्रेडिट, हमने क्या किया, 1,225 जो कि क्रेडिट होना चाहिए था बैड डेट्स में, बट वी हैव क्रेडिटेड इन रिसीवेबल्स, हमने उसको कहां पर क्रेडिट कर दिया है? रिसीवेबल्स में। जब हमने ये रिसीवेबल्स की एंट्री की तो हमने यही हरकत की। बच्चों बात समझ रहे हो? हमने यही हरकत की ना? बात समझ रहे हो? ये 1,225 क्रेडिट होना चाहिए था बैड डेट्स में, मगर हमने इसको क्रेडिट कर दिया रिसीवेबल्स में। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? इसको करेक्ट कर लेंगे, इसके लिए करेक्शन एंट्री पास कर लेंगे। रिसीवेबल को क्रेडिट किया हुआ है, कितने से ज्यादा क्रेडिट किया हुआ है? 1,225 से, तो कोई बात नहीं, रिसीवेबल को डेबिट कर लेते हैं, डेबिट कर लेते हैं रिसीवेबल्स को। और क्रेडिट कर लेते हैं जो कि बैड डेट्स को, बैड डेट्स को क्रेडिट कर लेते हैं। तो ये एंट्री हमने ठीक नहीं कर ली यार। देखो, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होती है, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री है जी, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होती है बैंक 1,225 और बैड डेट्स 1,225, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, ये थी ना एंट्री इसकी एंट्री ये होनी थी। यस सर। आपने एंट्री क्या पास की? आपने एंट्री पास की, वो जो कलेक्शन की इकट्ठी एंट्री की, तो आपने बैंक को 1,225 से डेबिट सही किया होगा, आपने रिसीवेबल में बना दिया 1,225। ये आपने एंट्री रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड आपने ये कर दिया, ऐसे ही किया ना ऊपर। बात समझ रहे हो? अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट करने के लिए जो रिसीवेबल में 1,225 है इसको कैंसिल करना है, इसको काटना है। इसको काटने के लिए रिसीवेबल क्या करेंगे जी, 1,225 से डेबिट करेंगे और इसको रिकॉर्ड करना है। बात समझ रहे हो? इसको रिकॉर्ड करना है, तो बैड डेट्स जो है 1,225 से क्रेडिट कर देंगे। बताओ, बात समझ आ गई? यस सर। हमने पहले ये एंट्री की और ये एंट्री कर दी, तो बात असल में तो हमने फिर यही सही कर दिया ना। अगर हम ये दो एंट्रीज ऐसे कर लें, ये दोनों बातें कर लें, तो असल एंड रिजल्ट तो हमने ये अचीव कर लिया ना। एंड रिजल्ट तो हमने यही अचीव कर लिया। नहीं आ रही बात समझ? इस एंट्री में सर किसी को समझ आ मसला गया। तो नहीं है? अच्छा, आप इस एंट्री को ना याद रख लेना है। आपने पहले टोटल कलेक्शन की एंट्री कर देनी है, फिर जितने बैड डेट्स रिकवर्ड होंगे ना, जितने बैड डेट्स रिकवर्ड होंगे उसकी ये करेक्शन एंट्री आपने याद रख लेनी है। पहले इकट्ठी एंट्री कर दो कलेक्शन की, उस कलेक्शन में जितने बैड डेट्स रिकवर्ड हो उसकी ये एंट्री याद रख लेनी है। बस आसान काम है, ज्यादा हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन करते वक्त। अच्छा, अब रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 1,225 से, तो रिसीवेबल के अकाउंट में जाकर मैं डेबिट कर दूंगा 1,225।
इसको करने की मुख्तलिफ टेक्निक्स हो सकती हैं इस सवाल को, मगर सबसे आसान और सबसे कम गलतियां इस टेक्निक से होंगी। और बैड डेट्स में जाकर मैं इस अमाउंट को क्रेडिट कर दूं 1225 से, ऑपोजिट अकाउंट नेम लिख देता हूँ यहाँ पे रिसीवेबल्स, सर और रिपीट यहाँ कर पर दें दफा ये ऑपोजिट अकाउंट नेम बैंक लिख देता हूँ, कर देता हूँ जी, कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख दूंगा जी मैंने बैड डेट्स रिकवर्ड की एडजस्टमेंट की है, आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि मैंने बैड डेट्स रिकवर्ड की एडजस्टमेंट की है। आपको मैं अब रिपीट करके दे रहा हूँ, देखो आपकी कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स हुई थी, बैंक आपने डेबिट किया था, रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है किसी को, इसमें कोई शक नहीं है, ये ओके है। जब आपने ये एंट्री की ना, तो आपने इसमें से 1225 की जो एंट्री थी दैट शुड बी क्रेडिटेड इन बैड डेट्स बट वी हैव क्रेडिटेड इन सेल्स, आपने इस एंट्री की वजह से आपने जो बैड डेट्स रिकवर्ड की अमाउंट जो कि आपने बैड डेट को क्रेडिट करनी थी 1225 की, आपने कहां पर क्रेडिट कर दी, रिसीवेबल्स में से। अब उसको ठीक करने के लिए, रिसीवेबल का क्रेडिट कैंसिल करने के लिए 1225 से रिसीवेबल को आपने डेबिट कर दिया, और बैड डेट्स को आपने क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसलिए बैड डेट्स को आपने 1225 से क्रेडिट कर दिया और इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया। सिंपली याद रख लेना है, जिनको समझ आ गई ठीक है, जिनको समझ नहीं आई उन्होंने रट्टा लगा लेना है कि जो बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं उसको वो आपने सारे रिसीवेबल्स में रिकॉर्ड किए होते हैं, इसलिए आपने उसको रिसीवेबल में से निकालना होता है और आपने उसको बैड डेट्स में ट्रांसफर करना होता है क्रेडिट करके। अब आगे समझ। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर ये इसलिए हमने इस तरह किया क्योंकि स्टेप 1 में ये ऐड थी अमाउंट 1253180 में हाँ हाँ देखो ना, ये रिसीवेबल्स के क्वेश्चन अंदर। देखो, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स इंक्लूडेड द फॉलोइंग। ये कब करना है, जब इस कलेक्शन के अंदर ये अमाउंट इंक्लूडेड होगी। अगर ये इसके ओके अंदर सर। इंक्लूडेड ना होता तो फिर हम निकालते हैं ना अमाउंट, फिर हम रिसीवेबल में यस से ये सर। अमाउंट निकालते ही ना। फिर बैंक ऐसे कोड और हाँ बैड बिल्कुल, और डेट फिर ये कोड बैंक को करते हैं हम ट्रीट फिर यही करके। करते हैं, फिर यही यस सर। करते हैं। मगर ओके हमने सर। रिसीवेबल्स की ओके इकट्ठी एंट्री पास की थी 1253180, इसलिए हमें उसमें से ये 1225 निकालना पड़ गया। ओके सर। डन। तब करना है जब कलेक्शन के अंदर ये अमाउंट्स शामिल होंगी, बात समझ रहे हो, जब कलेक्शंस के अंदर ये अमाउंट्स शामिल होंगी तब ये हरकत करनी है। चलें जी। फिर बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होती, ठीक है, हाँ सिर्फ फिर बैड डेट्स रिकवर्ड की सिंपल एंट्री होती। अगर कलेक्शन के अंदर बैड डेट्स रिकवर्ड की अमाउंट शामिल ना होती फिर सिंपल बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होती, वो आपको पता है, वो आप करते भी आए हो, वो आपने पिछले एग्जांपल्स में की है ना, वो आपको पता है। अच्छा, एन अमाउंट ऑफ ₹5750 रिसीव्ड, इस कलेक्शन के अंदर एक और अमाउंट थी 5750 की, हमने ये अमाउंट तो रिकॉर्ड कर ली मगर इस अमाउंट के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट भी मिला हुआ है, इस अमाउंट के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट भी मिला हुआ है। कौन सा डिस्काउंट मिला हुआ है जी, सेटलमेंट डिस्काउंट, ये मैंने कल भी बताया था, ये सेटलमेंट डिस्काउंट होगा आपको मिला। तो ये जो 20% डिस्काउंट मिला ये भी तो आपने रिकॉर्ड नहीं ना किया होगा डिस्काउंट अलाउड, आपने तो सिर्फ बैंक की पेमेंट रिकॉर्ड कर ली, आपका रिसीवेबल डिस्काउंट अलाउड की वजह से भी कम हुआ, ठीक है, तो आपने ये डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कलेक्शन की वर्किंग में स्टेप नंबर 3 ये याद रख लेना है, स्टेप नंबर 3 आपने याद रख लेना है, डिस्काउंट अलाउड एंट्री आपने करनी है, ठीक है, आपने डिस्काउंट अलाउड एंट्री बनानी है। डिस्काउंट अलाउड एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री तो ये होती है, मैं इधर बना के दिखा देता हूँ, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री तो ये होती है जी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और क्रेडिट करेंगे रिसीवेबल्स, मगर डिस्काउंट आएगा कितना, डिस्काउंट आएगा कितना, तो हम क्वेश्चन का सहारा लेते हैं, हमें फॉर्मूला भी याद है कि देखो अमाउंट आई है 5750 की अमाउंट आई है, उसके ऊपर कितना डिस्काउंट था, ये नेट ऑफ 20% डिस्काउंट है, इसके अंदर से 20% डिस्काउंट एडजस्ट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे
सिंपल फॉर्मूला में आता है 5750 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 20, यानी कि ये इसका फॉर्मूला याद है ना, पेमेंट जो रिसीव होती थी नेट पेमेंट जो आपके पास मिलती है डिवाइडेड बाय 100 माइनस DR डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट अलाउड आ गया 1437, कितना आता है 1437.50, ठीक है। राउंड कर लेते हैं 1438 ले जाते हैं, ठीक है 1438 कर लेते हैं इसको, ठीक है 1438 राउंड कर लेंगे, ठीक है। अगर मिलियंस में फिगर हो तो फिर कोशिश करेंगे, अगर मिलियंस में फिगर लिख रहे हो तो कोशिश कर लेंगे, अगर मिलियंस में फिगर नहीं है, ये किस में है जी, रुपीस में फिगर होगी फिर इसको राउंड करने की ज़रूरत, राउंड कर लेंगे, ठीक है। मिलियन में फिगर होगी याद रखना, अगर मिलियन में फिगर हो तो उसको क्या कर लेना आपने, या 1000 में फिगर हो इसको आपने 2 डेसिमल प्लेस तक ले जाना है, और 2 डेसिमल प्लेस तक ले जाना है, याद रखना है। अगर फिगर्स वैसे ही रुपीस में है, जैसे हमारे क्वेश्चन में कोई मिलियन वगैरह में राउंड तो नहीं ना है फिगर्स, तो फिर हमने इसको फिर राउंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको 1438 कर सकते हैं, हमें डेसिमल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेशक वो सोल्यूशन में चला गया, हमने नहीं जाना यार, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, हमने राउंड अप कर लिया क्योंकि 0.5 थी है ना फिगर, तो 5 या 5 से बड़ा हो जाए तो फिर क्या करता है उसको राउंड अप कर लेते हैं, अगर 5 से छोटा होता है तो राउंड डाउन कर लेते हैं, सिंपल। सर इसमें बैंक को डेबिट करना ज़रूरी नहीं, किसमें, हैदर अली वो बैंक तो डेबिट हो गया होगा ना जब कलेक्शन लिखी होगी, जब आपने कलेक्शन लिख दी ये वाली एंट्री की, जब आपने ये एंट्री कर दी तो आपने बैंक तो रिकॉर्ड कर लिया, आपने नेट पेमेंट से ये 5750 तो रिकॉर्ड कर लिया होगा। अब इस कलेक्शन के अंदर देखो ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ गौर से, अब इस कलेक्शन के अंदर से ये ऐसी अमाउंट थी 5750 की जिसके ऊपर 20% डिस्काउंट था, भाई कलेक्शन तो रिकॉर्ड कर ली है, उसके ऊपर अब डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है जो कि आपने नहीं किया होगा, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री करनी पड़ेगी, अब डिस्काउंट की एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि कलेक्शन में तो ये देखो कलेक्शन के अंदर ये चीजें आ रही है ना, वो बैंक तो आपने डेबिट कर लिया हुआ है, बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट बैंक वाली अमाउंट आपने रिकॉर्ड कर ली है, आपने डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड किया था, जिसकी वजह से अब आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको डिस्काउंट अलाउड की सिर्फ एंट्री पास करनी पड़ रही है। हैदर समझ आ गई बात, चलो और किसी को कोई कंफ्यूजन इस बात में, और किसी को कोई कंफ्यूजन, अच्छा डिस्काउंट अलाउड का तो अकाउंट नहीं बना रहे, रिसीवेबल्स का अकाउंट बना रहे हैं, तो रिसीवेबल्स में जाके मैं यहाँ पे 1438 लिख लूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट, सर ये बैड डेब्ट्स का अकाउंट है। सॉरी सर रिसीवेबल के अकाउंट। हाँ ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, सही हो गया कोई कंफ्यूजन, ये तो मैं समझाने के लिए आपको कलेक्शन की बड़ी बड़ी एंट्रीज करके दिखा रहा हूँ, आप सबने बस याद रखना है यार, एक उसके अंदर से ये वाली एंट्री कर देनी है, बैंक को डेबिट करना है, रिसीवेबल को क्रेडिट करना है, ये आप बस स्टेप्स याद रखने दिमाग में, और डिस्काउंट अलाउड सिंपल कैलकुलेट करके यहाँ पर सर डिस्काउंट अलाउड 1438 है। सर 1438 है, आपने 58 लिखा है। ठीक है जी, 1438
सर ये आपने क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट सेल रिटर्न आपने एंटर नहीं की। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा बताया यार, ये एक और एंट्री थी, क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट सेल रिटर्न, याद आ गया वन, अच्छा याद करा दिया, ये रहती थी। ये क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल रिटर्न है ये। क्रेडिट सेल क्या होती है जी? क्रेडिट सेल, सेल क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट, तो सेल यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे कितने से, 1491750, 1491750, ठीक है। और सेल रिटर्न कितनी है, सेल रिटर्न भी इधर रिकॉर्ड कर लेंगे, अच्छा याद करा दिया, 4650, 4650। जी बताइए, ठीक है। अब से अब सब कुछ हो गया रिकॉर्ड, अब सब कुछ समझ आ गया है? सबको सारी बातें समझ आ रही हैं? यस सर। चलें, अब जी आगे लिखा हुआ है, ये जो कलेक्शन हुई है ना, उनमें अहमद, बहरोज और तनवीर से कितने कितने पैसे रिसीव हुए हैं। अहमद से 1875 रिसीव हुआ है, बहरोज से 1100 रिसीव हुआ है, और तनवीर से 200 रिसीव हुआ है। इसको दोबारा रिसीवेबल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि रिसीवेबल में आप पहले ही 1253 अमाउंट तो रिकॉर्ड कर चुके हो, इसको दोबारा से रिसीवेबल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको, इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर लेंगे अपनी मूवमेंट बनाने में। ये तो टोटल में पहले ही लिखी हुई है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मगर इस इंफॉर्मेशन को हम अपनी मूवमेंट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ख्याल है ना? हम अपनी मूवमेंट बनाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे? अहमद से पैसे है 1875, यानी कि डिक्रीज कितना आ गया अहमद का, -1875। ये अहमद के डेटर में कितना डिक्रीज आ गया, 1875 का। बहरोज ने कितने पैसे दिए थे हमें, 1100, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे -1100। गिल ने कोई पैसा नहीं दिया, तनवीर ने पैसे दिए, कितने जी, 200, तो तनवीर में माइनस कर लेंगे 200। बात समझ आ गई? देखो बात समझ आ गई, इन्होंने जितने जितने पैसे दे दिए तो इनका रिसीवेबल कम हो गया ना उतने से। इन्होंने जितने जितने पैसे दे दिए, इनका रिसीवेबल उतने से कम हो गया। बात समझ रहे हो? इन्होंने जितने जितने रिसीवेबल के पैसे दे दिए, इनका उतने से रिसीवेबल कम हो गया। इधर हमने इसलिए एंट्री नहीं की क्योंकि बैंक जब हमने ये 1253180 था, इसके अंदर इनका रिसीवेबल माइनस यहाँ से हो गया वह रिसीवेबल में से। इधर आकर हमने देखा तो इनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में हमने कहा कि भाई इनकी मूवमेंट में डिक्रीज आ गया। अच्छा सर, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और कौन सा नहीं? देखो ये इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्वेश्चन की लिखा हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स अमाउंटिंग टू ₹1253180, 1253180, ये कलेक्शन थी। आपने ये सारी की सारी कलेक्शन रिसीवेबल में रिकॉर्ड कर ली ना, रिसीवेबल में रिकॉर्ड कर ली आपने ये सारी की सारी कलेक्शन। अब इस कलेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें थी, 1225 था, ये भी आपने रिसीवेबल में रिकॉर्ड किया था। इसको रिसीवेबल में रिकॉर्ड नहीं करना था, इसलिए इसको रिसीवेबल में से निकाला, बैड डेट रिकवर्स के तौर पे बैड डेट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। 5750 रिसीवेबल में रिकॉर्डेड था, पता चल गया। कैसे पता चला यार? ये देखो ना, ये लिखा तो हुआ है इंक्लूड द फॉलोइंग, इसके अंदर इंक्लूडेड थी ये चीजें, तो रिकॉर्डेड है भाई, हमने ये रिकॉर्ड कर लिया जब सारा, तो हमने ये बातें भी रिकॉर्ड कर ली। यानी कि अमाउंट ऑफ ₹5750 रिसीव्ड नेट ऑफ 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं था, ये पेमेंट रिकॉर्डेड थी, तो हमने उसकी डिस्काउंट की एंट्री बनाई और डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह जब हम ये थर्ड स्टेप पर आए तो अहमद ट्रेडर 18751100 और तनवीर का ₹200, ये रिकॉर्डेड है, इसको दोबारा से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हमें क्यों बताया गया फिर
ताकि आप मूवमेंट इन स्पेसिफिक डेटर्स बना सको, मूवमेंट इन स्पेसिफिक डेटर्स बना सको। हाँ जी, आप बताइए। हैदर कह रहा है सर ये ऑलरेडी टोटल में रिकॉर्डेड है इसलिए अब माइनस किया। हैदर ये आपने पुरानी बात पूछी हुई है कि अभी पूछा है? अभी पूछा है हैदर। यार हैदर इसको माइनस नहीं किया रिसीवेबल में से, हैदर इसको रिसीवेबल में से माइनस नहीं किया। हैदर मूवमेंट बना रहे हैं ना एक, यार एक साथ एक पैरेलल वर्किंग बना रहे हैं स्पेसिफिक डेटर्स की, स्पेसिफिक डेटर्स की। हैदर ये देखो, ये मूवमेंट बना रहा हूँ ना, ये मूवमेंट बना रहा हूँ स्पेसिफिक डेटर्स की। उस मूवमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो उसमें से डिक्रीज आ रहा है इन अहमद, बहरोज, गिल और तनवीर का बैलेंस, यानी कि जितना ही हमें साथ साथ पे करते जा रहे हैं उसमें से बैलेंस डिक्रीज किया है इनका, कि इनका ओपनिंग इतना था 1875 से इनका बैलेंस डिक्रीज कर दिया। बहरोज का ओपनिंग 1350 था, बैलेंस इनका डिक्रीज कर दिया 1100 क्योंकि इन्होंने ये पे कर दिया है। मूवमेंट बना रहा हूँ, एक अलग से वर्किंग बना रहा हूँ अपने पास, क्यों बना रहा हूँ बाद में पता चलेगा, मगर क्या कर रहा हूँ अलग से एक अपने पास वर्किंग बना रहा हूँ। हैदर आगे समझ नहीं आई तो पूछ लो, कोई मसला नहीं, दोबारा पूछ लो। अच्छा, उसके बाद ₹7800 फॉर मोहिद एंड कंपनी। आपके रिसीवर में से में अंदर ये 7800 भी अमाउंट थी जो कि आपको मोहिद एंड कंपनी से रिसीव हुई, कोई पार्टी से रिसीव हुई, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रा अमाउंटिंग टू ₹200। आपने कॉन्ट्रा एडजस्ट किया 20,000 का, कॉन्ट्रा आपने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, ये तो आपने कलेक्शन में रिकॉर्ड कर ली 7800, इसलिए 7800 को छोड़ देंगे। और क्योंकि ये पहले से रिकॉर्ड आपने कर ली ना, वो जो पहली एंट्री आपने कलेक्शन की पास की इसके अंदर आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, एक कॉन्ट्रा एंट्री थी जो कि आपने रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो स्टेप 4 पे आप कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड कर लोगे जो आपको इंफॉर्मेशन है, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट और क्रेडिट, और यहाँ पर लिख लेंगे हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री जब भी रिकॉर्ड होती है तो ट्रेड पेबल डेबिट होता है और ट्रेड रिसीवेबल जो होता है ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो क्रेडिट होता है। कितनी अमाउंट से? 20,000 से। उसने हमें खुद ही बता दिया यार आपने कॉन्ट्रा 20,000 से पास करना है, कॉन्ट्रा कितने से पास करना है? 20,000 से। तो ट्रेड रिसीवेबल में गए और यहाँ पर लिख दिया 20,000 की कॉन्ट्रा एंट्री, 20,000 की क्या आ गई जी? कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। और यहाँ मैं ऑपोजिट अकाउंट ट्रेड पेबल लिखूंगा, ऑपोजिट अकाउंट ट्रेड पेबल है ना, ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ आपको जी, ये कॉन्ट्रा एंट्री पास की मैंने। आगे समझ? देखें जी, गौर से देखें। सर उस यानी सिंपली ये हो रहा है कि हमने जो बैंक और रिसीवेबल के अलावा जो जो एंट्रीज है ना सिर्फ हमने वो वाली पास करनी है। बैंक और रिसीवेबल के अलावा एंट्रीज में जो जो और हेड ऑफ अकाउंट्स आ रहे हैं, हाँ डिस्काउंट बिल्कुल अलाउड बिल्कुल। वगैरह, हाँ वो हमने सिर्फ रिकॉर्ड कर दिया और हाँ, क्योंकि रिसीवेबल और रिसीवेबल बैंक तो पहले ही इग्नोर कर रिकॉर्ड दिया कर है। लिया, उसको दोबारा से रिकॉर्ड करने की जरूरत यस तो नहीं है सर, ना दोबारा, वो तो डबल वर्किंग हो जाएगी। यस सर, डिस्काउंट नहीं रिकॉर्डेड था, यस सर, डिस्काउंट तो रिकॉर्ड उनके कर दिया। अलावा बस। एक गलत, हाँ बताओ बताओ यस बोलो। सर, यस बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। अंडरस्टैंड, सिर्फ ठीक मतलब है, उनके एक अलावा गलत ही एंट्री करने की हैं। हुई थी उसको ठीक कर लिया। और ये यस सर, अहमद जो डन। थी इनका हम अलग से, क्योंकि डेटर ये देखो ना, अहमद, बहरोज और तनवीर कौन है? ये स्पेसिफिक डेटर्स है ना, इनकी अलग से एक वर्किंग बना रहे हैं मूवमेंट की, बस इनके अमाउंट उधर मूवमेंट में रिकॉर्ड कर लिए हैं बस। ठीक है, और 7800 भी पहले से रिकॉर्डेड है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। इस इंफॉर्मेशन से आपको ये पता चल गया
कि एक कॉन्ट्रा एंट्री है और वो कॉन्ट्रा एंट्री आपने रिकॉर्ड कर ली, सिंपल। अब कोई कंफ्यूजन जहां तक, तो कलेक्शन की जो आपने जितनी वर्किंग बनानी थी उसकी वजह से जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही थी वो सारी चीजें आपने रिकॉर्ड कर ली हैं, ठीक है। सर हम लोएस्ट अमाउंट से एंट्री पास नहीं करते, बिल्कुल लोएस्ट अमाउंट से एंट्री पास करते हैं, मगर यहाँ पर एक बात समझो, ये 7800 रिसीवेबल या पेएबल नहीं आ रहा बैलेंस, ये 7800 तो उसने बैंक से पेमेंट कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने एक कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट की ₹20,000 की, और उसके बाद मोहित एंड कंपनी ने अपने पैसे 7800 बैंक से पेमेंट कर दी। तो जहां पर लोएस्ट अमाउंट कैसे देखेंगे, लोएस्ट अमाउंट की सेंस तो उधर होती है ना जहाँ पे रिसीवेबल का भी बैलेंस दिया हो और पेएबल का भी बैलेंस दिया हो, तो वहां देखते हैं भाई कौन सा बैलेंस कम है। यहाँ पर तो दोनों बैलेंसेस नहीं है, यहाँ पर तो पेमेंट दी हुई है, ये 7800 तो बैंक की पेमेंट है कि उस बंदे ने हमें इतनी बैंक की पेमेंट कर दी कॉन्ट्रा एडजस्ट करके। कॉन्ट्रा उसने खुद ही इस बार कैलकुलेट करके दे दिया कि हमने 20,000 की कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट की, 20,000 की कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट करके हमने क्या किया, हमने उसको 7800 पे कर दिया, वो तो कलेक्शन में रिकॉर्डेड है 7800। सिंपली हमने क्या करना है, हमने 20,000 की कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देनी है। गौर से स्टेटमेंट पढ़ो और सोचो कि क्या होना चाहिए, रट्टा सिस्टम पे ना जाओ ना, स्टेटमेंट समझो और सोचो कि क्या होना चाहिए। ऐसे ही नहीं होना चाहिए, अगर ऐसे नहीं होना चाहिए तो ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए ये बता दो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, समझ आ गई बात, यहाँ तक समझ आ गई बात। चलो अगली बात हमें ये बताई गई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हैदर हैदर सही पहुंचा, हैदर सही पहुंचा, हैदर बिल्कुल सही पहुंचा, हैदर बिल्कुल सही पहुंचा, ठीक है। $27,800 का रिसीवेबल था हैदर, और पेबल कितने का था, 20,000 का। तो 27,800 का और 20,000 का जो डिफरेंस था, 27,800 और 20,000 में से लोअर गया था 20,000, तो वो लोअर से एंट्री पास हुई हुई है। रिसीवेबल 27,800 का होगा और पेबल होगा 20,000 का। यार ये पूरा क्वेश्चन ना आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपको मैं कॉपी करके शेयर कर दूंगा, रुक जाओ बस ये समझ लो क्वेश्चन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बहरोज एसोसिएट्स एंड तनवीर एंड कंपनी, बहरोज और तनवीर वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, ये बैंकरप्ट हो गए और उनका डेट जो है राइट ऑफ कर देना चाहिए। क्या मतलब, बैड डेट रिकॉर्ड करना चाहिए, बैड डेट रिकॉर्ड कर देना चाहिए, यही मतलब हुआ ना, बैड डेट रिकॉर्ड करना चाहिए। कितना, बहरोज और तनवीर डिक्लेयर हो गए जी बैंकरप्ट, और उनका जो है ना बैड डेट रिकॉर्ड कर दें। क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, पहले देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है बहरोज और तनवीर का, ठीक है, यहाँ पे इक्वल कर लेंगे सम, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस बहरोज का आया 250, यानी कि 1350 ओपनिंग था, डिक्रीज आया 110 का 250 क्लोजिंग आया, और गिल का 645 ही आ गया, इसने कोई पैसा पे नहीं किया, और तनवीर का आ गया 550 हमें, और अहमद ने सारे पैसे दे दिए। हमें उसने कहा कि जो बहरोज है ना, बहरोज और तनवीर, बहरोज और तनवीर जो है ना, ये बैड डेट हो गए और इनका बैलेंस राइट ऑफ कर दो। यानी कि यहाँ पर क्या लिख लूंगा, आगे अगले कॉलम में मैं लिख लूंगा, यहाँ पे मैं एक अगला कॉलम बना लूंगा बैड डेट्स। इनमें से बैड डेट कौन कौन हो गया, बैड डेट कौन कौन हो गया, बहरोज हो गया,
बहरोज को -250 कर दिया, और गिल, क्योंकि गिल का अब बैलेंस खत्म, तनवीर का बैलेंस इन दोनों का खत्म करना है ना, तो -550 कर दिया। बात समझ रहे हो? -250 और -550, ये दोनों क्या हो गए थे जी? ये बैड डेट्स हो गए थे, ये बैड डेट हो गए थे। इनकी एंट्री क्या होती है? 250, इनकी एंट्री क्या होती है? इनको अभी बैड डेट्स रिकॉर्ड कर देते हैं, ये बैंकरप्ट हो गए। यहाँ पर एक और वर्किंग 3 बना लेते हैं, वर्किंग 3 बना लेते हैं, बैड डेट्स को टोटल कर लेंगे, वर्किंग 3 बना लेते हैं, इधर बना देता हूँ, चलो वर्किंग 3 बना लेते हैं बैड डेट्स की। अच्छा, बैड डेट्स कितने हो गए जी? एक आ गया बहरोज का, कितने का आया जी? 250 का। एक आ गया जी हमारे पास गिल का, ओ सॉरी तनवीर का, कितना? 550। हमने क्या किया? हमने साथ में ही उनकी डेटर्स की मूवमेंट में से भी लेस कर देने हैं बैड डेट्स। ठीक है, मैं इधर लेस भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये जो बैलेंस आएगा उसमें से बैड डेट्स लेस कर देने हैं, जो जो भी बैड डेट हुए होंगे। ठीक है, अच्छा बैड डेट्स यहाँ पर आ गए बहरोज और तनवीर का। इसके अलावा अदर बैड डेट्स भी हैं 4800 के, 4800 के अदर बैड डेट्स भी हैं, इनको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अदर कितने हैं? अदर कितने हैं? 4800 के। इन तीनों को टोटल कर लो, क्या आता है? तीनों को टोटल कर लो तो आंसर आता है हमारे पास इक्वल टू सम टैब 41600। इससे एंट्री पास कर लूंगा, बैड डेट्स डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट, रिसीवेबल्स क्रेडिट 41600 से। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आई? बैड डेट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, टोटल बैड डेट्स कर लिए और अब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 41600 बैड डेट्स में डेबिट जाके लिख दूंगा, 41600, और रिसीवेबल्स में जाकर मैं क्रेडिट कर दूंगा 41600 बैड डेट्स, और बैड डेट्स में यहाँ पे लिख दिया जी रिसीवेबल्स। देखें जी, देखें सही किए। उसके बाद मैं क्या करूँगा? उसके बाद मैं बैड डेट्स भी लेस करके निकाल लूँगा जी रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया जी? अच्छा, ये क्लोजिंग बैलेंस में एक सम आ रहा है, एक सम आपका क्लोजिंग बैलेंस में आ रहा है, फिर रिमेनिंग बैलेंस में एक आपका सम आता है, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस में से भी 0 था तो रिमेनिंग बैलेंस इसका 0 ही आ गया, यानी कि ये ए माइनस बी, तो ये सम कैसे आ रहा है जी? ए माइनस बी से, यानी कि 250 में से 250 ही माइनस कर दिया, इसका भी रिमेनिंग बैलेंस 0 हो गया। गिल का कितना रिमेनिंग बैलेंस रहा? गिल का 645 ही रिमेनिंग बैलेंस रह गया, और तनवीर का भी बैड डेट में रिकॉर्ड कर दिया तो तनवीर का भी रिमेनिंग बैलेंस 0 आ गया। आ गया। सिर्फ और सिर्फ किसका रिमेनिंग बैलेंस बचा? सिर्फ और सिर्फ गिल का रिमेनिंग बैलेंस बचा। ये रिमेनिंग बैलेंस क्यों निकाला है अब मैं बताता हूँ, ये रिमेनिंग बैलेंस क्यों निकाला है अब मैं बताता हूँ। आखिर में हम वर्किंग बनाते हैं क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स की, ये रिमेनिंग बैलेंस वहां पे यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं, कल की क्लास में इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आखिरी वर्किंग जो रह गई है ना, वो ये रह गई है, आप कोशिश करो, अब आप हो जाएगा कंप्लीट। ये रिमेनिंग बैलेंस को आपने यूज कर लेना है अगले साल की क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। इंशाल्लाह कोशिश करो, ये आखिरी वर्किंग रह गई है, कल हम इस सवाल को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। सवाल कंप्लीट करने की कोशिश करो, अब आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है आप पे। अच्छा, इसके बाद अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ,
होमवर्क जनाब ये है जी आपका, कम से कम होमवर्क है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हो तो अब आप नॉलेज क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे खुद से, ठीक है। आपने E1 करना है, आपने E1 करके आना है। और E3, 4, 5 और 6 करके आना है। E3 से लेकर E6 तक करके आना है। यानी कि E3, ये कोई फ़ायदा ना उठा ले इसका, E4, E5 और E6 आपका होमवर्क है, ठीक है। आज आपने ये होमवर्क से करने हैं। बड़े आसान सवाल हैं, जितनी प्रैक्टिस कर ली है ना ये बड़ी आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। ये बच्चों वाले सवाल हैं, अब तो आप पास्ट पेपर्स पे चले गए, ये बड़ी आसानी से कर लोगे। देखो आज ये होमवर्क करके आना है, बड़ी देर बाद मैंने आपको इतना थोड़ा सा काम दिया है, तो ये होमवर्क आप सबने करके आना है, नोट कर लें अपने पास। और जो जिनके पास पुराने नए बच्चे जो है ना वो एक काम कर लें, ये 2 पेजेस बनते हैं, इसकी फ़ोटो लेकर ग्रुप में शेयर कर दें ताकि पुराने बच्चे आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जिनके पास नई बुक है वो उनमें से एक बंदा सदका जारिया के तौर पे इसकी फ़ोटो लेकर नए बच्चों के साथ शेयर कर दे ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके क्वेश्चंस उनकी बुक में किस जगह पर है। कोई बच्चा कर दे यार, मेरी क्लासेस होती है, मेरे पास टाइम नहीं होता। बाकी सवाल फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है। मैं इसका जितना आज पढ़ लिया ना इसका तो स्क्रीनशॉट लो ना, ये लो, एक सेकेंड। पहले मैं आपको 2 एंगल्स बताऊंगा, एक ये एंगल है, पहले इसका ले लो, ये लो जी पहला एंगल। और इसको भी शेयर कर दिया करे, अगर कोई बच्चा ले ना इसको शेयर कर दिया करे, किसी का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ये पहला एंगल है इसका, ठीक है, ले लिए है। और अब इसका जी ये दूसरा एंगल मैं दिखा रहा हूँ, तो पहले एंगल में तो ये आ रहा था, दूसरे एंगल से ये है जी। कॉन्ट्रा एंट्री मैं थोड़ी ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि आपका एक्सपीरियंस ना सर इसकी जूम रेशो थोड़ी कम कर दे। या वो ना फिर फिगर्स खराब हो जाती हैं। ये लो, ये आ गया, कवर हो गया। ठीक सर हो हो गया, गया। हो गया। चलो ग्रुप में शेयर कर जी दिया सर। करो ताकि किसी ने अगर नोट नहीं किया, वैसे तो अच्छी बात यह है कि साथ साथ जितना नोट हो सकता है ना वो नोट भी करते जाया करो। बाकी फिर वो होता है ना कभी कभार कोई चीज़ रह जाती है तो वो फिर स्क्रीनशॉट से कंप्लीट कर लिया करो। अच्छा, इसको आज हाथ से गुजारने की कोशिश करनी है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कितने बच्चे अब इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे? सर इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, सिर्फ प्रोविजन रह गई है और उस प्रोविजन में बस ये याद रखना है कि इस रिमेनिंग बैलेंस को यूज करना है। सर वो समझ आ गई सर, वो जो 645 आ रही थी ना उसी का हाँ मसला बन रहा था आखिरी पॉइंट में, सारा क्वेश्चन क्लियर। चलो ठीक है, अब समझ आ गई है कहाँ से आई ठीक है है। सर। यस सर आ गई। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है अब वो क्वेश्चन जितना मर्जी डिफिकल्ट बना दे, अगर आपको ये मूवमेंट बनानी आती है ना स्पेसिफिक डेटर्स की तो आप हैंडल कर लोगे। जी सर। ठीक है, ओके, क्लास मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह कल आपसे। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर। ओके अल्लाह हाफिज़।